आज हम हमारे थी भाग 3 में, ये भाग फर्स्ट है 8th क्लास का, उसका चैप्टर लेते हैं। सेकंड, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती, यानी हम कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे यहाँ व्यापार करने के लिए आए और उसके बाद में उन्होंने अपना नवाब यहाँ के वो बन गए, यहाँ उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे चार्टर पर साइन करवाए, इजाज़त ली भारत में व्यापार करने के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यानी अन्य जो उस समय प्रतिस्पर्धा थी, जो वाणिज्यिक कंपनियां थी, वाणिज्यिक कंपनियां मतलब कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में आई थी, पुर्तगाली आ गए थे उस समय, डच आ गए थे और फ्रांसीसी भी आ गए थे। ये सभी भारत से रेशम और जो मसाले हैं वो सस्ते दामों पर खरीद के यूरोप महाद्वीप में अपने देशों में महंगे दामों पर बेचकर लाभ कमाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। लेकिन इन सबकी प्रतिस्पर्धा ने इनका व्यापार जो लाभ है वो कम कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए और उन्होंने उस समय अगर मैप में हम देखते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए यहाँ पर जो स्वेज नहर है ये इस समय बंद थी, स्वेज नहर का कोई अस्तित्व नहीं था। और यहाँ पर जो पनामा नहर है उसका भी उस समय कोई अस्तित्व नहीं था। तो यहाँ से जो इंग्लैंड और पुर्तगाल से जो लोग आए वो यहाँ प्रशांत महासागर को पार करते हुए आगे की तरफ निकले वो, और यहाँ केप ऑफ गुड होप यानी जो हिंद महासागर है उसको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़े और वो भारत में, या तो वो भारत में इधर मद्रास साइड और या फिर बंगाल की तरफ एंट्री करके भारत की तरफ आए। यानी ये रास्ता लंबा पड़ता था। हालांकि बाद में इन्होंने यहाँ पर भूमध्य सागर और स्वेज नहर से सीधा पनामा नहर होते हुए अमेरिका की तरफ रास्ता बना लिया था, जो एक शॉर्टकट है जो अभी भी जारी है। तो यहाँ से वास्को डी गामा आए 1498 ईस्वी में भारत पहुँचे, और अन्य जो पुर्तगाली और जो बाद में जो ब्रिटिश जो लोग आए वो भी यहीं से आए थे शुरुआत में। तो इन सभी वाणिज्यिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चलती थी। प्रतिस्पर्धा के चलते ये क्या करते थे, जैसे पुर्तगाली नाविक है तो ये जहाज डुबो देते थे दूसरे डच और फ्रांसीसी और अंग्रेजों के। तो लास्ट में जाकर ये सारी जो कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुगल शासक जो 1707 तक रहे औरंगजेब से इन्होंने यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और कुछ इन्होंने क्षेत्र जहाँ ये व्यापार करते थे वो क्षेत्र इन्होंने, जैसे बंगाल, और बंगाल का जो क्षेत्र है वर्तमान का कोलकाता और उसका आसपास का एरिया, वहाँ उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं और कोई भी शुल्क ये जमा नहीं कराएंगे। तो इस तरह से ये जो शुल्क मुक्त व्यापार है, इसकी वजह से बंगाल के जो नवाब थे, शासक थे, उनको बहुत सारा घाटा लगा। और जब घाटा लगा तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध शुरू कर दिया। तो विरोध में जो बंगाल के नवाब थे उस समय, मुर्शिद कुली खान, इन्होंने विरोध किया। उसके बाद अली वर्दी खान ने विरोध किया। और अगर हम दूसरी तरफ दिल्ली के शासकों की बात करते हैं तो औरंगजेब की उस समय मृत्यु हो गई थी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो अंग्रेज व्यापारी है वो भी टैक्स नहीं देते थे। तो बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उस समय यहाँ सिराजुद्दौला आ गए। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध, प्रथम जो युद्ध कहा जाता है जहाँ से अंग्रेज यहाँ पावरफुल हो गए, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757, कहा जाता है कि 100 साल बाद में हमने अंग्रेजों का विरोध किया 1857 में और हमने क्रांति की। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक आई है उसमें 1756 लिखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि बुक में ये है, एनसीईआरटी वाली बुक में, वैसे अपन ने 1757 पढ़ा हुआ है। तो प्लासी का जो युद्ध है वो सिराजुद्दौला के बीच में, और उस समय क्लाइव जो गवर्नर जनरल था उसके बीच में ये युद्ध हुआ। और युद्ध में जो क्लाइव है वो जीत गया और सिराजुद्दौला पराजित हुआ। सिराजुद्दौला के पराजित होने के और भी कारण थे, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेनापति है वो उस समय मीर जाफर था।
और मीर जाफर ने धोखा किया सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर क्लाइव के साथ जाकर मिल गया। क्लाइव ने उसको कहा कि तुमको हम राजा बना देंगे। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया। अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का जो राजा है वो कठपुतली शासक बने। कठपुतली शासक, कठपुतली शासक से मतलब है कि जो अंग्रेजों के इशारे पर काम करता रहे, अपने विवेक से काम नहीं करे। मीर जाफर और बदले में क्लाइव को काफी सारा धन भी प्राप्त हुआ मीर जाफर से। तो अब वो जो धन क्लाइव को प्राप्त हुआ तो बंगाल की स्थिति पहले से खराब थी, और ज़्यादा खराब हो गई। मीर जाफर ने अंत में धन देने से मना कर दिया तो क्लाइव ने इसको गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। परिणाम स्वरूप क्लाइव ने कहा कि आप भी हमें पैसा और डबल जो पैसा है वो देंगे। मीर कासिम ने उस समय तो हाँ बढ़ लिए, लेकिन वो पैसा देता कहाँ से, क्योंकि बंगाल की स्थिति खराब हो गई। परिणाम स्वरूप 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर के युद्ध में कासिम पराजित हुआ और एक बार फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और इस बार इसको 5 लाख रुपए वार्षिक रुपए देने की बात हुई। इस तरह बंगाल की जो स्थिति है धीरे धीरे खराब होती गई। इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया क्योंकि दिल्ली के जो नवाब थे औरंगजेब, उसने इसको ये अधिकार दे दिया था और परिणाम स्वरूप बंगाल से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पहले यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने सोचा, क्लाइव ने सोचा कि हम यहाँ कठपुतली शासक जो बना रहे हैं वो कुछ जरूरी नहीं है कि हर समय ही इनकी बात माने, तो इन्होंने कासिम को पराजित करने के बाद बक्सर के युद्ध के बाद में जाफर और जाफर के बाद में ये बंगाल के खुद नवाब बन गए। यानी जो अंग्रेज थे वो अब बंगाल के नवाब खुद बन गए और इन्होंने इस चीज की अनुमति दिल्ली के जो मुगल शासक हैं उनसे बाकायदा ले ली थी। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है कि भाई कंपनी का जो शासन है वो व्यापार से सत्ता तक कैसे पहुंचा, तो सत्ता तक पहुंचने में बंगाल और बंगाल की पूरी कहानी ध्यान रखनी है।